नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुवाणी इंस्टीट्यूट पर। साथियों, अपन ने बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर जो कि शिफ्ट डीन कमेटी के अनुसार संचालित है, उसकी प्लांट पैथोलॉजी की क्लासें शुरू कर रखी थी और 5 क्लास को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। 5 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए थे। आज अपन नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि अपनी क्लास नंबर 6 होने वाली है। उससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर की नियमित क्लासें आपकी रेगुलर हो चुकी है, चालू हो चुकी है। एएसडीएम की क्लास मैंने 12 बजे आपको अपलोड कर दी है। आप यदि उस क्लास को नहीं देखे हो अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उस क्लास को एक बार आप जरूर देखें। अब अपन बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के अंदर आज की क्लास के बारे में। उससे पहले सभी साथी जुड़ जाए। यहाँ पे मैं देख रहा हूं, सबसे पहले सभी को राधे राधे। क्लास के अंदर जुड़ जाए और इस क्लास को अपने सभी स्टडी ग्रुप्स के अंदर और अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास के अंदर जुड़ सके। चलिए साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं फंजाई के बारे में कि फंजाई की जो सामान्य कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होते हैं और किस प्रकार से अपन फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया इसका अलग अलग विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अपन पढ़ेंगे फंजाई के बारे में। फंजाई को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था फंजाई के बारे में। देखिए, सुकेंद्रीय बीजाणु उत्पन्न करने वाले हरित लवकहीन जीव होते हैं। मतलब सबसे पहले तो कि ये सुकेंद्रीय बीजाणु उत्पन्न करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज हो गई कि ये सुकेंद्रीय बीजाणु उत्पन्न करेंगे। उसी के साथ देखिए हरित लवकहीन जीव होते हैं। मतलब इनमें क्या नहीं पाया जाता? हरित लवक नहीं पाया जाता। ये चीज मैंने कल की क्लास में आपको कवर करवाई थी, आप सभी वहां से पढ़ सकते हो। बाकी मैंने ये चीज यहाँ पे भी नोट करवाई है आपको। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। और देखो, सामान्यतः इनमें लैंगिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। मतलब जनन किस प्रकार का होता है, इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है? सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि इनकी जो कोशिका भित्ति है, इनकी बाहरी कवर या ढांचा, वो किसका बना होता है? काइटिन और सेलुलोज का। काइटिन और सेलुलोज का बना होता है। मतलब इनकी कोशिका भित्ति काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है। और इनमें जनन कैसा होता है? लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का, यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का इसमें जनन पाया जाता है फंजाई के अंदर। और हरित लवक नहीं पाया जाता। साथ ही सुकेंद्रीय बीजाणु उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं। ये तो अपन ने बेसिक चीज की जानकारी कल के वीडियो के अंतर्गत कर ली थी अपन ने। अब अपन बात करते हैं कि इसके जो जनरल कैरेक्टर है, यानी कि सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, उन चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, क्या बताया गया। सबसे पहला है कि ये परपोषी होते हैं और अवशोषी होते हैं। मतलब ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है। अभी यहां पे कवक लग गया। अब कवक लगेगा तो ये पौधा क्या कहलाएगा? पौधे को छोड़ो, आप जो कवक लगा है इस पौधे पर आश्रय ले रहा है, तो ये क्या हो गया? परपोषी हो गया, है कि नहीं? नहीं पढ़ा था अपने टर्म्स के अंदर कि ये पौधा है और यहाँ पे कवक लग गया, तो कवक इसके ऊपर बैठ गया, आश्रय ले रहा है, अपना स्थान ले रहा है, तो इसको अपन परपोषी बोलेंगे। अब देखो, यहां से स्थान ले रहा है तो यहां से क्या करेगा? ये कुछ पोषक तत्व तो अवशोषित करेगा, यानी कि लेगा खुद, और इसको क्या कर देगा? संक्रमित कर देगा। मतलब यहाँ से अवशोषण कर रहा है ये। इसमें चाहे ये न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण करे, चाहे अपने खनिज तत्वों का अवशोषण करे, लेकिन क्या कर रहा है? अवशोषण कर रहा है। तो क्या हो गया कि परपोषी होता है और अवशोषी होता है। नेक्स्ट देखिए, थैलस है वो इसका एक कोशिकीय होता है। थैलस कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। अब मैं बात करूं कि थैलस क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट थैलस की डेफिनेशन देखिए, कवक तंतु से बने कवक जाल। किससे? कवक तंतु से। कवक तंतु से बने कवक जाल, और कवक का शरीर ही क्या कहलाता है? थैलस कहलाता है। मतलब कि जो कवक का शरीर होता है, जो कि कवक तंतु से मिलकर बना होता है या काइटिन सेलुलोज से मिलकर बना होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। और ये थैलस है, ये किस प्रकार का होता है? एक कोशिकीय प्रकार का होता है। अब देखो, इनका जीवन चक्र है, यानी कि लाइफ साइकिल है, वो जटिल से कैसी होती है? सरल होती है। जटिल से सरल प्रकार की होती है। अब देखिए, ये मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी के तौर पर पाए जाते हैं। मतलब ये सहजीवी के तौर पे भी रहते हैं, परजीवी के तौर पे भी रहते हैं, मृतजीवी के तौर पे भी रहते हैं। ये तीनों चीज मैंने आपको टर्म्स के अंदर
क्लियर करवा दी थी कि मृतजीवी किसे बोलते हैं, परजीवी किसे बोलते हैं, सहजीवी किसे बोलते हैं। जो भी साथी अगर ये क्लास देख रहा है तो पहले जो अपलोड की गई 5 क्लासें हैं उनको देखना ज्यादा जरूरी है, तभी जाके ये आपके क्लियर होने वाला है। ये थैलस की मैंने डेफिनेशन बता दी, और इसके साथ ही 5वां पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो कवकों की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, काइटिन और सेलुलोज की, काइटिन और सेलुलोज। ये चीज भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट एक पॉइंट और मेरे हिसाब से लिख लीजिए कि इसमें जनन किस प्रकार का होता है। तो जनन होता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, दोनों प्रकार का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का इसमें जनन पाया जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप थोड़ा सा थैलस के बारे में देख लीजिए। देखो थैलस है यानी कि कवकों का थैलस एक वृद्धि रूप होता है जो उगकर भोजन प्राप्त करता है और बढ़ता है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या है, एक प्लांट है। अब इस प्लांट पर कवक आ गया। अब कवक आने के बाद में क्या करेगा, ये यहां पर आ गया, तो इस अवस्था को तो अपन बोलेंगे उगना। कौन सी बोलेंगे, ये वाली अवस्था बोल देंगे। और इस पे क्या करेगा, ये अपना पोषण लेगा यानी कि अवशोषण करेगा इस प्लांट से। पहले अपन ने पढ़ा अवशोषण करेगा, अवशोषण करके क्या करेगा, पलेगा मतलब बढ़ेगा, और लास्ट में क्या कर देगा, बीजाणु उत्पन्न कर देगा। इसी प्लांट पर बीजाणु उत्पन्न कर देगा। समझ में आया कि सबसे पहले यहाँ पे आएगा मतलब उगने की अवस्था हो गई, फिर यहाँ से पोषक तत्व वगैरह अवशोषित करेगा, फिर यहाँ पे अपना पालन पोषण करेगा, खुद बढ़ेगा पड़ेगा, और लास्ट में क्या कर देगा, बीजाणु उत्पन्न कर देगा। यही चीज ये वाली लाइन बोलना चाह रही है। देखो कवकों का थैलस एक वृद्धि रूप होता है जो उगकर भोजन प्राप्त करता है और बढ़ता है तथा बीजाणुओं को उत्पन्न करता है, अंत में बीजाणुओं को उत्पन्न करता है। यहाँ पे लिख लेना, अंत में बीजाणुओं को उत्पन्न करता है। अब देखिए थैलस है वो एक कोशिकीय होता है। ये कल वाली क्लास में भी पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने पढ़ दिया कि कवक का जो थैलस है वो कैसा होता है, एक कोशिकीय प्रकार का होता है। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला चित्र आप अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। साथियों अब अपन बात करते हैं कि जो कवक का थैलस होता है वो कितने प्रकार का होता है, उसका डिवाइडेशन अपन देख लेते हैं। तो कवक का थैलस है वो दो प्रकार से अपन इसको डिवाइड करते हैं। पहला है बेस्ड ऑन सेल। देखो बेस्ड ऑन सेल यानी कि कोशिका के आधार पर, इसको अपन तीन तरीके से अपन पढ़ेंगे। मतलब कोशिका के आधार पर अगर अपन कवक का थैलस देखेंगे तो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, तो पहला हो जाएगा अपने प्लाज्मोडियम। देखिए इसमें जो बॉडी है इसके चारों ओर बहुत सारे न्यूक्लियस जिसे अपन क्या बोलते हैं, नाभिक पाए जाते हैं तथा ये किसी भी प्रकार का आकार ले सकता है। मतलब प्लाज्मोडियम प्रकार का जो कवक का थैलस होगा उसमें बॉडी के चारों तरफ न्यूक्लियर यानी कि नाभिक पाए जाएंगे और ये किसी भी प्रकार का आकार ले सकता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लाज्मोपोरा और ब्रेसिकल, प्लाज्मोपोरा और ब्रेसिकल। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर प्रकार का कवक का थैलस पाया जाता है। देखिए बॉडी के चारों तरफ है वो मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली, मेम्ब्रेन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, झिल्ली, और सेल वाल यानी कि भित्ति। यानी कि बॉडी के चारों तरफ क्या होगा, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पाई जाएगी। यूनिसेलुलर में बॉडी के चारों तरफ कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पाई जाएगी। उसके बाद में है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में देखिए बॉडी के जो चारों तरफ है, बॉडी के चारों तरफ रेशे पाए जाएंगे जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाइपा बोलते हैं। बॉडी के चारों तरफ अगर रेशे पाए जाएंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, हाइपा बोलेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है हाइपा संरचना निम्न में से किस कवक के थैलस में पाई जाती है, तो मल्टी सेलुलर प्रकार के कवक के थैलस में पाई जाती है। दोबारा देखिए प्लाज्मोडियम होता है, उसमें बॉडी के चारों ओर नाभिक पाए जाएंगे और ये किसी भी प्रकार का आकार ले सकता है। एग्जाम्पल के अंदर प्लाज्मोपोरा और ब्रेसिकल। यूनिसेलुलर में देखिए बॉडी के चारों तरफ कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बोलते हैं, दोनों पाए जाएंगे। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में बॉडी के चारों तरफ रेशे पाए जाएंगे। रेशे को अपन फाइबर भी बोलते हैं या फिलामेंट्स भी बोलते हैं, फिलामेंटल, फिलामेंटल।
और इस संरचना को अपन क्या बोलेंगे, हाइपा बोलेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद में इसका दूसरा प्रकार पढ़ते हैं अपन, कवक के थैलस का दूसरा प्रकार अपन पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप। साथियों अब अपन बात करते हैं कि कवकों के अंदर पाए जाने वाले फंजल टिश्यू। देखिए कवकों के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं यानी कि आभासी मृदुतक, इसे अपन हिंदी में बोलते हैं आभासी मृदुतक। देखिए फंजल टिश्यू के बारे में देखते हैं तो फंजाई यानी कि कवक में जाल घने होने पर, मतलब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उत्तक जैसी संरचना बनती है। मतलब ये कोई कवक है, अब इसमें जो जाल है वो एक साथ बहुत सारे हो गए। अब जो ये संरचना बन रही है, इस संरचना को अपन क्या बोल देंगे, आभासी मृदुतक या फंजल टिश्यू बोलते हैं। देखो ये संरचना किस प्रकार से बन सकती है, तो सबसे पहले है अपने पास में पेरेन्काइमा। एक संरचना बनती है पेरेन्काइमा। देखिए इसमें किस प्रकार की संरचना बनेगी, ये समांतर होती है, यानी कि इसमें जो जाल है वो कैसे होते हैं, समांतर। समांतर मतलब इस प्रकार से एक के ऊपर एक, और ढीले डाले और गुथे हुए होते हैं। ढीले डाले होते हैं और आपस में गुथे हुए होते हैं। सेकंड है स्यूडो पेरेन्काइमा। स्यूडो पेरेन्काइमा, इसमें देखो गोल होता है, चतुर्भुजाकार होता है और सरल और गुथे हुए, मतलब ये गोल और चतुर्भुजाकार इस प्रकार से भी हो सकता है, और सरल और गुथे हुए होते हैं। अब देखो इसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं कि इसमें भी किस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती है। तो इसका टाइप्स क्या है, स्यूडो पेरेन्काइमा के दो है, पहला है पीटिका और दूसरा स्क्लेरेशन। पीटिका में देखो चटाई समान सघन इसमें रचनाएं पाई जाती है, मतलब ये कैसा होता है, चटाई के समान होता है और बहुत सारी इसमें रचनाएं पाई जाती है। और ये क्या करता है, वातावरण के प्रति अनुकूलन बनाता है। किसको, फंजाई को। जो कवक होता है इसको वातावरण के प्रति अनुकूल बनाता है। उसी के साथ देखिए इसमें बाहरी सघनकाय डेवलप होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए कि बाहरी सघनकाय निम्न में से डेवलप होते हैं, ऑप्शन दे दे आपको, तो वहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा, आपको पीटी का हो जाएगा। अब देखो सेकंड नंबर पे है स्क्लेरेशन। ये टाइप किसके चल रहे हैं, पीटी का और स्क्लेरेशन सूडो पेरेन्काइमा के। सूडो पेरेन्काइमा का क्या है, फंजल टिश्यू है। अब देखो स्क्लेरेशन में ये घनी होती है और बहुत सारी, घनी का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, तो घनी संरचना होती है और बुनी हुई और गोल संरचनाएं होती है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले देखो फंजल टिश्यू है। फंजल टिश्यू क्या होते हैं कि फंजाई के अंदर जो जाल है घने हो जाते हैं, यानी कि एक एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और जो संरचना बनती है उसको अपन फंजल टिश्यू बोलते हैं। इसके टाइप्स दो प्रकार से है, पेरेन्काइमा और स्यूडो पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में देखिए समांतर जाल होते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक जाल पाए जाएंगे, और देखो ढीले ढाले पाए जाएंगे, गुथे हुए पाए जाएंगे। स्यूडो पेरेन्काइमा है वो गोल होता है, चतुर्भुजाकार होता है और सरल प्लस गुथे हुए इसमें जाल पाया जाता है। इसको दो प्रकार से, दो टाइप से अपन ने डिवाइड किया। पहला है पीटिका, दूसरा स्क्लेरेशन। पीटिका क्या होती है, चटाई समान संरचनाएं पाई जाती है, और जो स्क्लेरेशन है इसमें घनी और बुनी हुई गोल संरचनाएं पाई जाती है। दोनों क्या करती है, जो फंजाई होता है इसको वातावरण के प्रति क्या बनाती है, अनुकूल बनाती है। और एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि बाहरी सघनकाय निम्न में से किस में डेवलप होते हैं, तो वो पीटिका में डेवलप होते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनको, फंजल टिश्यू यानी कि कवकों के अंदर आभासी मृदुतक, इनका आप स्क्रीनशॉट ले। साथियों अब अपन देखते हैं कि कवक का थैलस है वो दूसरा प्रकार किस प्रकार से अपन इसको डिवाइड करते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा है, बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे साथियों। जो ये वाला सिस्टम है यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको अपन नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। अब देखो अपन बात करते हैं माइसीडियम की, कवक जाल। आप एक टर्म दी हुई है कवक जाल। कवक जाल हिंदी में इसे कवक जाल बोलते हैं, इंग्लिश में माइसीडियम बोलते हैं। देखिए कवक तंतु से बना जाल, कवक तंतु से मिलकर बना हुआ जाल क्या कहलाता है, कवक जाल कहलाता है। इसको अपन दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक कवक जाल होता है खंडित, जिसे अपन सेपरेट बोलते हैं। देखो तंतुओं के बीच खंड पाया जाता है, और दूसरा देखो अखंडित, असेपरेट। इसमें तंतुओं के बीच में जो खंड है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, मतलब नहीं पाए जाते। आपको एक डायग्राम से समझाता हूं मैं, देखो ये क्या है,
कवक तंतु है, मान लीजिए कवक तंतु, और ये खंड है, ये खंड है। अगर किसी भी कवक तंतु में ऐसे खंड पाए जाएंगे तो उनको तो अपन बोल देंगे खंडित, यानी कि सेपरेट। और ये कवक तंतु मान लो आप दोबारा, ये कवक तंतु है और इसमें खंड नहीं पाई जा रहे और ये कवक तंतु डायरेक्ट ऐसे हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अखंडित बोल देंगे। क्या बोल देंगे साथियों, अखंडित बोल देंगे। स्क्रीनशॉट आप ले, दोनों डायग्राम आप बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। साथियों अब अपन बात करते हैं कि जो कवकों का थैलस है उसका मॉडिफिकेशन, उसका किस प्रकार से मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ थैलस। देखिए 3 पर्पस के लिए जो फंजाई है, कवक है, वो अपनी बॉडी का मॉडिफिकेशन करते हैं। 3 पर्पस कौन कौन से हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। पहला राइजोमोर्फस, राइजोमोर्फस पर्पस है, दूसरा है स्क्लेरेशन और तीसरा स्ट्रोमा। देखिए राइजोमोर्फस में, देखिए राइजोमोर्फस में 2 प्रकार से अपन इसको डिवाइड करते हैं कि राइजो और मोर्फस। राइजो का मतलब होता है रूट और मोर्फस का मतलब शेप। मतलब जो बॉडी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रूट शेप में चेंज हो जाती है, बॉडी रूट शेप में चेंज हो जाती है। इसे अपन रूट टिप टाइप मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। अन्य नाम क्या हो गया इसका, रूट टिप टाइप मॉडिफिकेशन। और ये क्या करता है, रेसिस्टेंट बनाता है, मतलब जो कवक होता है उसको प्रतिरोधी बनाता है बाहरी, चाहे वो अनुकूलन देख लो, चाहे अन्य कोई कीट वगैरह के आ रहा है, फंगस को कोई ऐसे मान लो कि फंगस को कोई भी हानि हो रही है तो उसके लिए रेसिस्टेंट बनाएगा। नेक्स्ट स्क्लेरेशन, इसमें देखो जो फंजाई है, कवक है, वो राउंड शेप में दिखाई देता है। राउंड शेप मतलब गोलाकृति के अंदर। और ये क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिरोधकता के लिए होता है। ये भी प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिरोधकता मतलब रेसिस्टेंट के लिए होता है। थर्ड नंबर पे देखो स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की आकार कैसा होता है, चटाई का आकार होता है। और ये फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट होती है। इनमें क्या पाई जाती है, फलने वाले शरीर पाए जाते हैं। स्ट्रोमा के अंदर जो कवक है वो अपना आकार किस प्रकार से कन्वर्ट कर लेते हैं, फलने वाले शरीर के तौर पर कन्वर्ट कर लेते हैं। चटाई के समान इनका आकार होता है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले, बॉडी मॉडिफिकेशन ऑफ थैलस, बॉडी मॉडिफिकेशन ऑफ थैलस। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है और इस बार हो सकता है आपके पूछ ले। राइजोमोर्फस, स्क्लेरेशन और स्ट्रोमा। साथियों उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं मूलावास या राइजोइड्स की। ये चीज आपने पढ़ी भी होगी और सुनी भी रख रखी होगी कि जो राइजोइड्स है या मूलावास है वो अपन किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो राइजोइड्स होते हैं, मूलावास, इसका आकार कैसा होता है, तो रूट शेप में ये पाए जाते हैं, मतलब जड़ के समान इनका आकार होता है। नेक्स्ट देखिए, ये छोटे एक कोशिकीय थैलस पर गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाएंगे, एक कोशिकीय जो थैलस होगा उसके ऊपर गुच्छों के रूप में पाए जाएंगे। इनका कार्य क्या होता है, देखिए सहारा देता है और पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। ये क्या करता है, सहारा देता है और पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। ये इसका कार्य हो गया। इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और आज की क्लास भी यही एंड होती है। कल की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं फंजाई के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।